हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं और लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट 8 से भारतीय प्रशासन का विकास बता रहा हूं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था आधुनिक भारतीय प्रशासन। इसके अंतर्गत मैं ब्रिटिश काल से लेकर 1919 तक आपको अवगत कराया था कि 1919 तक या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हमारा भारतीय प्रशासन कैसा था, ब्रिटिश काल का प्रशासन कैसा था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को 1935 के अधीन भारतीय शासन व्यवस्था को बताने जा रहा हूं कि 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम बना और यह 1935 में बनता है, 1937 से लागू होता है। तो 1935 से 1947 तक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, जानते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का प्रशासन कैसा था। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट को नोट कर दिया है। उस पॉइंट के अंतर्गत इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का विश्लेषण करूंगा। पहला है केंद्र में दैध शासन की स्थापना। केंद्र में दैध शासन की स्थापना। यह दैध शासन का मतलब क्या होता है? दैध शासन का मतलब होता है दोहरी सरकार। जिस तरह से 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, इसी तरह से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो दैध शासन व्यवस्था थी उसको हटा दी गई, यानी कि उसको समाप्त करके अब उसको केंद्र में लागू कर दी गई थी। और केंद्र में प्रशासन किसके द्वारा होता था? गवर्नर जनरल के द्वारा होता था। गवर्नर जनरल के द्वारा। प्रांत में प्रशासन किसके द्वारा होता था? गवर्नर के द्वारा होता था। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो दैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, उसमें राज्य के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक था संरक्षित विषय या आरक्षित विषय भी इसको कहते हैं, संरक्षित विषय। और दूसरा था हस्तांतरित विषय। यह जो संरक्षित विषय का प्रशासन था, यह प्रांतों में गवर्नर के द्वारा होता था, यानी कि गवर्नर के ऊपर निर्भर था कि वह संरक्षित विषयों पर प्रशासन अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से कर सके। और जो हस्तांतरित विषय होते हैं, उस हस्तांतरित विषय पर प्रशासन वह अपने मंत्री परिषद के माध्यम से करता था, मंत्रियों के माध्यम से करता था। तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत के प्रांतों में लागू दैध शासन व्यवस्था हटा दी गई और अब इसको केंद्र में लागू कर दी गई। अब केंद्र में जो गवर्नर जनरल होता था, यह गवर्नर जनरल संरक्षित विषयों पर प्रशासन अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था और इस हस्तांतरित विषय पर प्रशासन वह अपने मंत्री परिषद के माध्यम से करता था, मंत्रियों के माध्यम से करता था। इस तरह से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से दैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर इसको केंद्र में लागू कर दी गई। दूसरा है संघीय न्यायालय की स्थापना। हालांकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दी गई थी, लेकिन इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई और 7 अन्य न्यायाधीश की भी व्यवस्था की गई, यानी कि कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। और स्वतंत्रता काल के पश्चात भी सर्वोच्च न्यायालय का जो स्वरूप होता है बिल्कुल 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत होता है। और यह जो संघीय न्यायालय होती है, यह 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अब आइए देखते हैं तीसरा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। वैसे तो केंद्र में 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके 2 सदन बनाए गए थे।
जो उच्च सदन था उसको राज्य परिषद कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था। यह उच्च सदन था। और जो निम्न सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। ये दो सदन होते थे, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। जो राज्य परिषद थी इसकी सदस्य संख्या 60 रखी गई थी, और जो केंद्रीय विधानसभा थी यानी कि जो दूसरा अंग था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसकी सदस्य संख्या 145 रखी गई थी। परंतु 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्य परिषद का नाम बदल दिया जाता है। इसको अब राज्यसभा कर दिया जाता है। राज्यसभा, इसको अब राज्यसभा कर दिया जाता है। केंद्रीय विधानसभा को संघीय सभा का नाम दे दिया जाता है, फेडरल असेंबली का नाम दिया जाता है। और राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है वह 260 होती है, 260 कर दी गई थी। और संघीय सभा की सदस्य संख्या जो होती है वह 375 कर दी गई थी। संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 कर दी गई थी। हम आज भी देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, लेकिन संघीय सभा यानी कि जो हमारी लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई है, उसकी सदस्य संख्या 543 हो गई है। और इसमें संघीय प्रांत और इसमें प्रांतों से जो प्रतिनिधि होते थे राज्यसभा में, चूंकि भारतीय प्रशासन को दो तरह से बांटा गया था, एक ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा देशी रियासत थे। एक देशी रियासत, दूसरा ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांतों से संघीय सभा में सदस्यों की संख्या 250 रखी गई थी। 250 यह ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 125 प्रतिनिधि जो थे वह देशी रियासतों से थे। वहीं राज्यसभा में 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होते हैं, और वहीं 104 सदस्य यह देशी रियासतों से होते हैं। तो इस तरह से राज्य परिषद को राज्यसभा कर दिया गया, केंद्रीय विधानसभा को संघीय सभा कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत जो संसद होती है वह द्विसदनी हो जाती है। द्विसदनी हालांकि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत होती है, लेकिन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इनके स्वरूप में चेंज कर दिया जाता है, इनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, इनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी जाती है। इसमें कुछ ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि होते हैं और कुछ देशी रियासतों से प्रतिनिधि होते हैं। चौथा हम देखते हैं शक्ति विभाजन। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई। एक केंद्रीय सरकार होती है, दूसरी राज्य की सरकार होती है। जिस तरह से वर्तमान में हम देखते हैं कि केंद्र में कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, इसी तरह से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम या ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में भी केंद्र में एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुआ करती थी। वही राज्यों में भी अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होने लगती है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो पूरे भारत का प्रशासन करने के लिए विभिन्न विषयों को 3 भागों में बांटा गया था। शक्ति विभाजन यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा या किन विषयों पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, किन विषयों पर राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। तो ऐसे में पहली सूची होती है संघ सूची, जिसमें 59 विषय रखे जाते हैं, 59 विषय रखे जाते हैं। दूसरी सूची होती है प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय रखे गए थे। प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय रखे गए थे। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय रखे गए थे। और जो अवशिष्ट विषय होता है यानी कि इसके अलावा जो विषय इसमें शामिल नहीं होते हैं या नए नए विषय उत्पन्न होते हैं, उनको अवशिष्ट विषयों में रखा गया। और इस अवशिष्ट विषयों पर प्रशासन का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। गवर्नर जनरल अपने विवेक से इस अवशिष्ट विषयों पर प्रशासन का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को भी दे सकता था और राज्य की संसद को भी दे सकता था। यानी कि वह चाहे तो राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दे या फिर केंद्र सरकार के जिम्मे कर दे, केंद्र सरकार के अधीन कर दे, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाए। तो इस तरह से 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत
संपूर्ण भारत के विषयों को 3 भागों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भी यही सब कुछ प्रावधान है। वर्तमान में जो हमारी सरकारें कार्य करती हैं, इसी प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती हैं। वर्तमान में भी पूरे भारत का प्रशासन संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची पर होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बनाए, उसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा। तो समवर्ती सूची में अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय विधायिका। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, यानी कि प्रांत अब विभिन्न विषयों पर खुद कानून बना सकते थे, विभिन्न विषयों पर खुद प्रशासन कर सकते थे, और जो गवर्नर था उसको केंद्र के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर को केंद्र के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया, यानी कि गवर्नर तो गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करता था, लेकिन गवर्नर को विभिन्न विषयों में स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है, उसको कुछ स्वविवेकी शक्तियां दे दी जाती हैं, और गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से और मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करता था। और यह मंत्री परिषद जो होती थी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। जो राज्य की प्रांत की जो विधायिका होती थी, उस विधायिका के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती थी, और विधायिका यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती थी तो मंत्री परिषद को अपने पदों से त्याग पत्र देना पड़ता था। यह व्यवस्था वर्तमान में भी है। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि संसद में या विधायिका में उसका विश्वास मत हासिल होता है। जहां संसद या विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, वहां सरकार भंग हो जाती है और मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है, प्रांतों को कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना होती, जिस तरह से हम देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी सरकार होती है, तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में भी संघीय सरकार की स्थापना की गई, संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब प्रांतों की जो विधायिका होती है, क्योंकि प्रांतों की विधायिका पहले भी होती थी, जब 1935 का यह भारतीय शासन अधिनियम नहीं बना था तो इसके पूर्व भी प्रांतों की विधायिका हुआ करती थी, लेकिन अब प्रांतों की जो विधायिका है, कुछ प्रांतों में विधायिका द्विसदनी कर दी जाती है, द्विसदनी कर दी जाती है। जैसे आसाम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, इन 6 राज्यों में जो विधायिका होती है वह द्विसदनी कर दी जाती है, और शेष 5 प्रांतों में विधायिका एक सदनी रहती है। शेष 5 प्रांत कौन होते हैं? जैसे पंजाब, मध्य प्रांत तथा बरार, सिंध, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये जो 5 प्रांत होते हैं इसमें विधायिका एक सदनी होती है। यानी कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में या ब्रिटिश काल में पूरा भारत 11 प्रांतों में विभाजित था, 11 प्रांतों में विभाजित था, और 4 जो था वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से 11, 4, 15, यानी कि 15 क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार के द्वारा किया जाता था। तो इसमें जो 6 प्रांत होते हैं उसमें विधायिका द्विसदनी रखी गई। जो निम्न सदन होता था उसको विधानसभा कहते थे। निम्न सदन को क्या कहते थे? विधानसभा। विधानसभा। और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता था, और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता था। यह व्यवस्था हम वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि जिन राज्यों में जो बाइकैमरल स्टेट हैं, उस राज्यों में विधायिका द्विसदनी है। एक है विधानसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, दूसरी है विधान परिषद। विधान परिषद का निर्वाचन विभिन्न तरीके से होता है, और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जो विधान परिषद होती थी, इस विधान परिषद का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया, और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस विधान परिषद में थी और विधानसभा में थी। इसी तरह से हम प्रांतीय कार्यपालिका को देख सकते हैं। कार्यपालिका का मतलब सरकार, प्रशासनिक अंग, यही पूरे देश का शासन करती है, या राज्यों की जो कार्यपालिका होती है वह राज्य में प्रशासन करती है।
तो राज्यों में जो प्रमुख होता था वह गवर्नर होता था। प्रांत में प्रमुख कौन होता था? गवर्नर होता था। और गवर्नर अपने मंत्रि परिषद के माध्यम से शासन करता था, परंतु गवर्नर को कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्रदान की गई थी। वह किन्हीं किन्हीं मामलों में निर्णय अपने विवेक से भी ले लेता था। तो इस तरह से गवर्नर जो होता था वह राज्य का या प्रांत का मुखिया होता था। वह अपने मंत्रि परिषद के माध्यम से शासन करता था और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसी तरह से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसी के अधिनियम के अंतर्गत अब प्रांतीय सेवाओं की भी स्थापना की जाती है और प्रांतीय सेवाओं का विस्तार किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया जाता है कि जिस तरह से पूरे भारत के प्रशासन के लिए आईसीएस होती है, यानी कि भारतीय सिविल सेवा का सृजन किया गया था और पूरे भारत में संघीय पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, तो अब प्रांतों में भी प्रांत अपनी सेवाएं स्थापित कर सकते हैं, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पदों का सृजन कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यह किसके लिए है? यह राज्य के लिए है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए है। इसी तरह से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यह किसके लिए है? यह पूरे भारत के लिए है। यूपीएससी यह पूरे भारत के लिए है। तो अब 1935 के अधीन प्रांत भी अपनी प्रशासनिक सेवाएं स्थापित कर सकते हैं और इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अधीन ही 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अधीन ही 1937 में उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है जिसका मुख्यालय इलाहाबाद होता है और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? इलाहाबाद ही है। इसी तरह से केंद्रों में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में कर दी गई थी। केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में कर दी गई थी। फिर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इस लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात इसको संघ लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है, यानी कि जब 1947 में भारत आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है, तो इस संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, यह संघीय लोक सेवा आयोग है। और उत्तर प्रदेश का क्या है या राज्यों का क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी। तो इस तरह से पूरे भारत का प्रशासन अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस के द्वारा होता था, यानी कि पीसीएस के द्वारा होता था और यूपीएससी के द्वारा होता था। हर राज्य में पीसीएस की सेवाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। और 1935 में जो यह भारतीय शासन अधिनियम बनता है यह 1947 तक, और यह 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम बनता है यह स्वतंत्रता के प्राप्ति तक बना रहा। यह स्वतंत्रता के प्राप्ति तक बना रहा, यानी कि यह 1950 तक बना रहा। जब तक हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो गया तब तक यह 1935 का भारतीय शासन अधिनियम कार्य करता रहा, चलता रहा। चूंकि जैसा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कहा गया था, जिस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें यह कहा गया था, और इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भी यह प्रावधान था कि जब तक दोनों राष्ट्रों का अपना संविधान बन नहीं जाता, यानी कि भारत और पाकिस्तान का अपना संविधान बन नहीं जाता, तब तक इन दोनों राष्ट्रों का प्रशासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही होता रहेगा। परंतु संविधान बनने के पश्चात 1935 का भारतीय शासन अधिनियम अप्रभावी हो जाता है और फिर भारतीय संविधान लागू हो जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सारे कार्य होने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विभिन्न चेंजिंग किया गया, जैसे कि केंद्र में दैव शासन की स्थापना कर दी जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, और जो संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसको हम पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा करते थे, तो उसको द्विसदनी बना दिया जाता है और नामों में चेंज कर दिया जाता है। हालांकि 1919 में ही द्विसदनी बनाया गया था, लेकिन वह क्या था? वह सीमित था।
लेकिन 1935 के अधीन जो द्विसदनी व्यवस्थापिका बनाई जाती है उसके नामों में चेंजिंग कर दिया जाता है, सदस्य संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है और केंद्र और राज्य के प्रशासन के लिए शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। 3 सूचियां बना दी जाती हैं, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। हम वर्तमान संविधान में देख सकते हैं। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है और प्रांतों में भी जो विधायिका होती है वह द्विसदनी बनाई जाती है। सारे प्रांतों में नहीं बनाई जाती, केवल 5 प्रांतों में, केवल 6 प्रांतों में विधायिका द्विसदनी बनाई जाती है। कार्यपालिका को कुछ स्वतंत्र कर दिया जाता है। प्रांतों में भी उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है और प्रांतों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी सिविल सर्विसेज प्रारंभ कर सकते हैं और जिसके अधीन उत्तर प्रदेश में 1937 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जाती है। तो यह रहा 1935 से संविधान तक, भारतीय संविधान पूर्ण होने तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। आइए अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है या वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। आइए अब देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की शासन प्रणाली वहां की सरकार के द्वारा चलाई जाती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यह 3 अंग होती है। कार्यपालिका जो होती है वह प्रशासनिक कार्यों को संपादित करती है, व्यवस्थापिका विधायी कार्यों को संपादित करती है और न्यायपालिका न्यायिक कार्यों को संपादित करती है। यह पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में शासन प्रणाली इसी तरह से चलती है, चाहे वह भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी देश हो, हर देश में सरकार के 3 अंग रखे गए हैं। हमारे भारत में भी सरकार के 3 अंग है। पहली है कार्यपालिका। भारत की कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान है वह राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के बारे में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ही हमारे देश का अध्यक्ष होता है, यही राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यह नाम मात्र की कार्यपालिका या इसको हम संवैधानिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री, और ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है यह वास्तविक कार्यपालिका होती है, क्योंकि सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति केवल एक सिग्नेचर देता है, मुहर देता है, उसके अलावा राष्ट्रपति का कोई औचित्य नहीं है। वह सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, परंतु करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति एक तरह से रबर स्टैंप होता है, उसको जब चाहे तब कहीं भी ठप्पा लगाया जा सकता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को संयुक्त रूप से हम कार्यपालिका कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। और जितने मंत्री होते हैं भारत सरकार में, जितने मंत्री होते हैं उस मंत्री के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि विदेश विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग वगैरह वगैरह विभिन्न मंत्रालय होते हैं और हर मंत्री एक मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। हर मंत्री जो होता है एक मंत्रालय का अध्यक्ष होता है और हर मंत्रालय का एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। क्योंकि ये जो मंत्री होते हैं यह मंत्रालय के बारे में बहुत कुछ अवगत नहीं होते हैं, बहुत कुछ परिचित नहीं होते हैं, इसलिए सचिवों के माध्यम से यह मंत्री प्रशासन करते रहते हैं, उस विभाग के ऊपर प्रशासन करते रहते हैं। और इन सचिव के अधीन, इस सेक्रेटरी के अधीन विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और इसी तरह से हम व्यवस्थापिका को भी देख सकते हैं। व्यवस्थापिका के 2 अंग हैं, पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है, वहीं लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 निर्धारित की गई है, जिसमें कि 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और जो 12 सदस्य होते हैं यह मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होता है और वही जो लोकसभा होती है, लोकसभा की सदस्य संख्या 543 रखी गई है। पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन 2020 में जो 2 एंग्लो सदस्य होते थे, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कितने हैं? 543 सदस्य हैं। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। पूरे भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है और राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है और जिलों को कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में विभाजित किया गया है। हर जिले को निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रायः एक प्रतिनिधि 20 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है।
क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है उस देश की जो कार्यपालिका होती है, यह जो कार्यपालिका है यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यवस्थापिका में किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जिनका लोकसभा में बहुमत होता है, जिनका लोकसभा में बहुमत होता है। लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या होती है उस सदस्य संख्या में जिसका बहुमत प्राप्त होता है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जैसे 543 सदस्य लोकसभा में होते हैं, इसका आधा हो जाता है 272। 272 जिस पार्टी के खाते में सीटें जाती हैं, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, यदि वह पूरे भारत से 272 सीट कलेक्ट कर लेता है तो उसके जो मुखिया होता है, उस पार्टी का जो मुखिया होता है, या पार्टी नाम तय करती है। प्रधानमंत्री का नाम पार्टी तय करती है, यानी कि जो दल के नेता होते हैं यही तय कर लेते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री जो होता है वह नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं। ऐसा कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, क्योंकि हम जो वोट देते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देते हैं, हम तो संसद के सदस्यों के लिए वोट देते हैं, और यही संसद के सदस्य मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थापिका होती है, और इसी तरह से संघ की एक न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जो होती है वह एकीकृत होती है। शीर्ष स्तर पे सर्वोच्च न्यायालय है, और राज्य स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे उच्च न्यायालय है, और जिला स्तर पे जिला न्यायालय है या अधीनस्थ न्यायालय है। तो न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली है। यह ब्रिटेन में भी विद्यमान है, ब्रिटेन की न्याय प्रणाली को ही भारत में अपनाया गया है। अब हम देखते हैं कि पूरे भारत का प्रशासन इन 3 अंगों के द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमारी संसद विधि बनाती है, कार्यपालिका उस विधियों को लागू करती है, प्रशासन का कार्य करती है, और जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय होती है या जो न्यायपालिका होती है वह विभिन्न विवादों को निस्तारण करती है। जैसे कि संघ और राज्य के बीच विवाद हो, राज्य और राज्य के बीच विवाद हो, व्यक्ति और राज्य के बीच विवाद हो, व्यक्ति और संघ के बीच विवाद हो, तो ऐसे मामलों पर सुनवाई कहां की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी होते हैं यह कैसे कार्य करते हैं या इनका चयन कैसे होता है। चूंकि देश का प्रशासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, इसी तरह से राज्यों की सरकारें होती हैं। राज्य में भी कार्यपालिका दोहरी है, एक राज्यपाल है, दूसरा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। राज्य में भी विधानमंडल, कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। राज्यों में भी दोहरी प्रणाली है, राज्यों में भी कार्यपालिका दोहरी है, व्यवस्थापिका दोहरी है, और राज्यों की भी एक न्यायपालिका होती है जिसको उच्च न्यायालय कहा गया है। तो राज्यों में भी बिल्कुल प्रशासन इसी तरह से होता है। लेकिन हमारे देश की पूरी गवर्नमेंट जो होती है वो नौकरशाही के द्वारा चलाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाई जाती है। नौकरशाही के द्वारा चलाई जाती है। यह नौकरशाही स्थिर होती है, अस्थायी होती है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका के 2 स्वरूप होते हैं। एक राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे कि ये सरकारें हैं, समय समय पर बदलती रहती है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, 5 वर्ष के पश्चात बदलती रहती है। वहीं जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वह अस्थायी होती है, नहीं बदलती है। कोई भी सरकार आती है नहीं बदलती है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। यह एक निश्चित अवधि तक कार्य करते रहते हैं। यानी कि यदि प्रशासनिक सेवाओं में जाने की उम्र 21 वर्ष होती है, एक 21 वर्ष का व्यक्ति जो होता है वह यदि एक IAS बन जाता है तो वह एक 62 साल की अवस्था तक बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। तो इस तरह से जो नौकरशाही होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ही सरकार चलाई जाती है। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में भी प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था, और जिसके लिए पहली प्रतियोगिता जो हुई थी वो 16 जुलाई 1855 को हुई थी। 16 जुलाई 1855 को हुई थी भारतीय सिविल सेवा, जिसको हम ICS कहते थे। और इसकी प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाती थी? इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, भारत में नहीं आयोजित की जाती थी, इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। यानी कि जो भारतीय ICS की परीक्षा पास करना चाहते हैं उनको परीक्षा देने के लिए कहां जाना होता था? इंग्लैंड जाना होता था। फिर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा होती है इसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, कानूनों में बदलाव किए जाते हैं, उम्र में भी बदलाव किए जाते हैं,
और विभिन्न नियम भी बनते रहते हैं और इसके लिए विभिन्न आयोगों का गठन भी किया जाता रहा है। जैसे देखते हैं कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले एक आयोग का गठन किया गया जिसको हम एचिसन आयोग कहते हैं, एचिसन आयोग कहते हैं। इसका गठन 1886 में किया गया था। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए 1886 में इसका गठन किया गया। इसके पश्चात इस्लिंगटन आयोग को देख सकते हैं। इस्लिंगटन आयोग को देख सकते हैं, इसका गठन 1912 में किया गया। इसी तरह से ली आयोग को देख सकते हैं, ली आयोग, इसका गठन 1923 में किया गया। और अंतिम रूप से ब्रिटिश काल में जो ली आयोग का गठन किया जाता है, तो ली आयोग ने जो अपने सुझाव दिए, जो अपने परामर्श प्रस्तुत किए, उसके तहत 1926 में भारतीय सिविल सेवा का पुनर्गठन किया जाता है। और फिर पहली बार भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय आयोग। और फिर जब 1935 में भारतीय शासन अधिनियम बनता है, तो भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। और फिर जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, तो इस संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी कि यानी कि पहले संघीय लोक सेवा आयोग का नाम क्या था? यह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। लेकिन 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, तो इसको यूपीएससी कर दिया जाता है, यूपीएससी कर दिया जाता है, यानी कि फेडरल को अब हटा दिया जाता है, फेडरल शब्द हटा दिया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में फेडरल शब्द नहीं है, हमारे संविधान में यूनियन शब्द है। हमारा भारत फेडरल नहीं है, यूनियन है, यह इकाइयों का एक संघ है, विभिन्न इकाइयों का एक संघ है, इसलिए इसको संघ लोक सेवा आयोग बना दिया जाता है। और इस संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 312(2) में कर दिया जाता है, अनुच्छेद 312(2) में कर दिया जाता है। और इसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम IAS कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको हम IAS कहते हैं। दूसरा था भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा IPS जिसको हम IPS कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज। और फिर 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 1966 तक भारत में 3 प्रकार की सेवाएं हो जाती हैं, एक IAS, एक IPS, एक IFAS। इस तरह से भारत में प्रशासनिक सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक केंद्रीय सेवा और दूसरी राज्य सेवा। एक है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, दूसरा है राज्य सेवा, राज्य सेवा। केंद्र की सेवाएं अलग हैं, राज्य की सेवाएं अलग हैं। केंद्र की सेवाएं कौन कौन से हैं? जैसे भारतीय विदेश सेवा, भारतीय रेलवे अभियंता सेवा, भारतीय डाक सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, भारतीय चुंगी एवं केंद्रीय एक्साइज सेवा, ये सब इत्यादि विभिन्न जो है यह इत्यादि विभिन्न जो है यह केंद्रीय सेवाएं हैं। इसी तरह से राज्य की भी सेवाएं हैं, राज्य की अलग सेवाएं हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा जिसको हम PCS कहते हैं, जिसको हम PCS कहते हैं। राज्य पुलिस सेवा है, राज्य की अपनी पुलिस सेवा है, राज्य की अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था है, राज्य शिक्षा सेवा, राज्य कारागार सेवा, राज्य कोऑपरेटिव सेवा इत्यादि विभिन्न सेवाएं हैं। तो ये जो प्रशासनिक विभागों में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के, फर्स्ट श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के, और दूसरा होता है सेकंड श्रेणी के, द्वितीय सेकंड श्रेणी के। जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं, यह उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जैसे यह सचिव हो सकते हैं, DM हो सकते हैं, DM हो सकते हैं, SP हो सकते हैं इत्यादि। जो उच्च पद, जो विभाग के विभिन्न उच्च पद हैं,
उच्च पदों पे विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रथम श्रेणी के, और कुछ व्यक्ति जो उनके अधीनस्थ होते हैं उनको द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कहते हैं। जो तृतीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं, उस तृतीय श्रेणी के अधिकारी को हम, उस तृतीय श्रेणी के अधिकारी के अंतर्गत स्टेनो होते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं, क्लर्क होते हैं, इत्यादि विभिन्न लोग होते हैं, वह तृतीय श्रेणी के होते हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी की जो सर्विस होती है, वह चतुर्थ श्रेणी की जो सर्विस में होते हैं उसमें चपरासी होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, इत्यादि विभिन्न यानी कि निम्न स्तरीय कार्य करने वाले लोग जो होते हैं वह चतुर्थ श्रेणी के लोग होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उस प्रशासनिक सेवाओं में विभिन्न स्तर विभाजित किया गया है, विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, तृतीय श्रेणी के अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी, और इसमें केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह से राज्य सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी और अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतर्गत इस तरह की प्रशासनिक संरचना है, यानी कि केंद्र पर क्या है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और उसके अधीन संघीय पदाधिकारी हैं। राज्यों की भी अपनी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, और राज्यों की सेवाओं के अंतर्गत क्या है? जैसे पीसीएस की सेवाएं हैं, पीसीएस है, पीसीएस के विभिन्न अधिकारी होते हैं, यह राज्य की सेवाओं के अंतर्गत होते हैं। कर्मचारी वर्ग के लिए अलग आयोग का गठन किया गया है, जिसमें कि लिपिकीय श्रेणी के अधिकारी, लिपिकीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की भर्ती अलग से की जाती है। तो इस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी से ही पूरे भारत का प्रशासन संचालित होता है। ब्यूरोक्रेट जिसको हम कहते हैं नौकरशाही से ही पूरे भारत का प्रशासन होता है। उसके ऊपर राजनीतिक अधिकारी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। यह उन अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को आधुनिक भारतीय प्रशासन के अंतर्गत 1935 के पश्चात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह अब समाप्त होता है। इस पर मैंने इस प्रश्न पत्र पर मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और जो फर्स्ट पेपर है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इस पर भी पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है। इस तरह से आज इस वीडियो के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त होता है। आपको मेरे लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर उपलब्ध है। वहां से आप मेरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों से भी करवाते रहिए, अपने दोस्तों से भी करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।